चलो देवी और सज्जनों, आज कंप्लीट करते हैं अपन डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर. What is the theme of this chapter? A perfect quick revision. Please understand, this is a perfect quick revision. आपको रिवीजन करना है पूरे टॉपिक में. एक फॉर्मूला शीट बना के दूंगा, वो रटना है और उसके बाद बढ़ना है आगे. ठीक है. पहले फिलहाल टाइम नहीं वेस्ट करता, तुमको भी पता है मैं वीडियो ऑनलाइन लेक्चर्स में बिल्कुल टाइम नहीं वेस्ट करता. सबसे पहले जो चीज़ हम लोग पढ़ेंगे, विल बी लर्निंग अबाउट समथिंग कॉल्ड एज फोटोन थ्योरी. लाइक एक फोटोन के बारे में कुछ कॉन्सेप्ट्स हम पढ़ेंगे. 2 मिनट रुक जाओ, मैं क्लास पढ़ने दूँ. हाथ बहुत अजीब तरीके से चिपकता है इस टैबलेट को. जस्ट अ सेकेंड. ग्लव से एक चीज़ होता है कि हाथ आराम से स्लाइड होता है, हाथ फ्रिक्शन कम होती है. सेकेंड टॉपिक भाई फोटोन थ्योरी समझ गए. एक बार फोटोन थ्योरी समझ गए ना, हम इलेक्ट्रॉन के एमिशन पे फोकस करेंगे. इलेक्ट्रॉन एमिशन के बाद हम जाएंगे भैया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. भाई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मतलब क्या है, पूरा नाम नहीं लिख रहा हूँ मैं, इसको PEE लिख रहा हूँ. इट्स लाइक इट्स नॉट सू फॉर श्योर. ठीक है. वंस वी डन दैट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, हम ऑब्जर्वेशंस उसके इक्वेशंस पढ़ेंगे. फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन पे हम लोग फोकस करेंगे. ठीक है. उसके बाद हम जाएंगे फोटो सेल पे एंड इवेंचुअली विल क्लोज द चैप्टर विथ डाविसन जोमर एक्सपेरिमेंट. दिस इज ऑल दैट वी आर डूइंग टुडे. अगले 45 मिनट्स के अंदर ही, इनफैक्ट 45 मिनट्स नहीं, पर अगले 45 मिनट्स के अंदर ही हम सारी चीज़ें डिटेल में बहुत अच्छे से करेंगे. ठीक है. इस चैप्टर का इंपॉर्टेंस बता देता हूँ. जो अगर आप JEE एग्जाम दे रहे हो, यू कैन एक्सपेक्ट एटलीस्ट 2 क्वेश्चंस इन योर JEE पेपर. अगर आप नीट दे रहे हो तो भाई वहाँ पे भी आप अच्छा खासा 2 क्वेश्चन तो एक्सपेक्ट करके चलो. अगर आप CET दे रहे हो भाई, CUT MHT CET महाराष्ट्र CET आप दे रहे हो तो 3 क्वेश्चन एक्सपेक्ट करो. और बोर्ड एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए मिनिमम भाई 3 से 4 मार्क के तो क्वेश्चन पकड़ के ही चल. लाइक इतना तो आएगा. बात समझ आया? तो बिल्कुल टाइम नहीं वेस्ट करते, फटाफट 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 चैप्टर शुरू करते हैं. ठीक है. चलो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट टॉपिक. जैसे चैप्टर का नाम कहा था मैंने, वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ टॉपिक विद फोटोन थ्योरी. ठीक है भाई. सबसे पहले ये फोटोन, या जब जितना भी तुम सुन रहे हो ना ये फोटोन बोटोन वाले ड्रामा, है क्या चीज़, ज़रा ध्यान से देखना, ध्यान से. ठीक है. मैक्स प्लैंक नाम का बंदा था. ठीक है. इसने बोला कि एनर्जी जो है ना, एनर्जी ऑलवेज ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ टाइनी पैकेट्स. एनर्जी ऑलवेज ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल टाइनी पैकेट्स. कभी भी एनर्जी ना ऐसा कंटिन्यूसली नहीं फ्लो करती है, नहीं फ्लो कर सकते एनर्जी कंटिन्यूसली. एनर्जी हमेशा छोटे 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 पैकेट्स में फ्लो करती है. ठीक है. और इसका मतलब ये नहीं कि भाई अगर आपकी बॉडी बराबर आपसे बॉडी से हीट रिलीज हो रही है तो कॉन्स्टेंटली निकल रही है, नहीं. थोड़ा 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 करके ये हीट रिलीज होती है. अब ये जो एनर्जी निकलती है, लाइट की एनर्जी जिसको हम फोटोन कहते हैं, उसका एनर्जी वैल्यूज एच नो, या फिर हम इसे एच सी बाय लैम्बडा भी लिख सकते हैं. अब पहले तो समझो कि एच क्या, सी क्या, लैम्बडा क्या, नू क्या. एच स्टैंड्स फॉर प्लैंक्स कांस्टेंट. मुझे लगता है ये सबको पता है. नहीं पता है तो अब याद कर लेंगे हम. इसकी वैल्यू 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड. सिंपल सिंपल सादा सा प्लैंक्स कांस्टेंट. उसके बाद आता है बच्चे समथिंग कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी ये जो चीज़ है इसका यूनिट होता है बच्चे हर्ट्ज. क्या होता है इस फ्रीक्वेंसी का यूनिट? सिंपल सादा सा हर्ट्ज. अब हम सब जानते हैं सी के बारे में. सी क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर. व्हाट इज इट बच्चे? इट इज स्पीड ऑफ लाइट इन एयर. और सी का फॉर्मूला आता है नू लैम्बडा के बराबर. सो अगर मैंने नू के बारे में सोचा तो क्या मैं इसे सी बाय लैम्बडा से रिप्लेस कर सकता हूँ? सिंपल स्टोरी. देखो मैंने इस नू की जगह पे फटाफट से यहाँ पे सी बाय लैम्बडा ला दिया. अब ये बन गया बच्चे मेरा पहला फॉर्मूला. लेकिन ये फॉर्मूले की कहानी ज़रा समझो. ये फॉर्मूला आपसे तब यूज़ करोगे जब आपको यूनिट चाहिए जूल्स में. लेकिन हम बात करें सब एटॉमिक लेवल्स पे. सब एटॉमिक लेवल्स पे ज़रूरी नहीं कि जूल एक लौता फॉर्मेट हो एनर्जी मेजर करने का. वी ऑल्सो यूज समथिंग कॉल्ड एज 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इन द वैल्यू इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल्स. ठीक है. और जब मेरे को ये यूज़ करना रहे, मैं क्या करूँगा, यही एनर्जी को लूँगा और उसको चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन से डिवाइड कर दूंगा. और जैसे ये मैंने कर दिया, मेरी यूनिट हो गई इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में कन्वर्ट. तो ये सभी बच्चों को ध्यान में रखना है. सारे बालकों की ये चीज़ एकदम बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है. सॉर्टेड.
यस नो भाई? अगर ये समझ गया है तो अपन आगे बढ़ेंगे तो नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक क्या, फोटॉन थ्योरी चलता रहेगा थोड़ा समय तक, ठीक है। अब पॉइंट नंबर 1 तो हमने लिख लिया एनर्जी के बारे में, एनर्जी ऑफ अ फोटोन। ये फोटोन है, प्लीज डू नॉट कंफ्यूज इट विथ प्रोटॉन, ठीक है। कितनी एनर्जी विच इज की एच नो है या फिर एच सी बाय लैम्डा। मेरे साथ बोलते जाओ, मेरे साथ बोलो, बोल बोल के पढ़ो, मस्त याद होगी। एनर्जी इज इक्वल टू एच अंडू एच नो बाई ई या फिर एच सी बाई ई लैम्डा। कब यूज करेंगे, जब आपको एनर्जी का यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए। सेकेंड, दूसरा आता है फोटोन का मोमेंटम। क्या होता है बच्चे, दूसरा टॉपिक क्या है, फोटोन का मोमेंटम। अब सोचना सर, हम सब ने पढ़ा है ना, ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, और अभी जस्ट तुमने पढ़ा ई इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा। मैं देख सकता हूँ यहाँ पे एक सी को दूसरा वाला सी आराम से कट कर सकता है, राइट। मेरे को आया मास इंटू वेलोसिटी इज इक्वल टू एच बाय लैम्डा, बट जरा ध्यान से सुनो, मास इंटू वेलोसिटी होता है मोमेंटम। सो टेक्निकली मेरा मोमेंटम का जो फॉर्मूला आ गया बच्चे, दैट इज एच बाय लैम्डा। व्हाट इज इट बच्चे, इट इज सिंपली एच बाय लैम्डा। क्या आ गया हमारा तीसरा फॉर्म कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट वन, इट सेज दैट द रेस्ट मास ऑफ अ फोटोन इज जीरो। द रेस्ट मास ऑफ अ फोटोन इज क्लियरली जीरो। फोटोन का मास एग्जिस्ट नहीं करता, इट इज कंप्लीटली जीरो। बात समझ गए। अब कभी कभी कुछ कुछ क्वेश्चंस आते हैं, सवाल पूछते हैं, फाइंड द नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर सेकेंड बाय अ सोर्स पर सेकेंड, एमिटेड बाय अ सोर्स पर सेकेंड। ये बेसिक बोर्ड्स के पेपर के लिए नहीं है, ये आपको एंट्रेंसेस के लिए। नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर सेकेंड, अगर ये सवाल आ जाए तो मैं सीधा सोचने बोलता हूँ, भाई सिंपल सा लॉजिक सोचो। यहाँ पे लॉजिक ड्रॉ करना, ध्यान से सोचना। पावर, पावर क्या होता है, एनर्जी अपॉन टाइम, बरोबर बरोबर। अब अगर मुझे एनर्जी लिखना है तो एच सी बाय लैम्डा तो मैं लिख सकता हूँ, है ना, नंबर। लेकिन ये एक फोटोन की एनर्जी होगी, अगर एन नंबर ऑफ फोटॉन्स है तो एन एच सी बाय लैम्डा लिखना पड़ेगा, और नीचे टाइम तो आएगा ही आएगा। सो अगर मैंने यहाँ पे किसी भी तरीके से एन बाई टी निकालने का सोचा, डोंट यू थिंक मेरा फॉर्मूला पी लैम्डा बाई एच सी आ जाएगा, पी लैम्डा बाई एच सी। यस, क्या मैं इसी को पी अपॉन एनर्जी लिख सकता हूँ, ढंग से लिखो। इस चीज को हम लोग कहते हैं फोटॉन emitted per second. What is it बच्चे called as? It is photons emitted per second. बेसिक मैथमेटिक्स है, कोई फॉर्मूला रखने की जरूरत भी नहीं है इसमें। मैं तो बोलता हूँ इतना ऐसे जैसा दिए रहो वैसा ही याद कर लो, काम हो जाएगा, ठीक है। अब इस टॉपिक पे एक सम कर लेते हैं और फिर अपन आगे जा सकते हैं। एक छोटू सा सम देखते हैं। अच्छा, एक बहुत प्यारा सा एग्जाम्पल बोलता है, आई हैव एनर्जी इक्वल टू 6.62 जूल्स, ठीक है। बोल, और इस एनर्जी की जो फ्रीक्वेंसी है ना बच्चे, दैट इज गिवन टू मी एज 10 रेज टू 12 हर्ट्ज। बोलता है फाइंड द नंबर ऑफ फोटॉन्स। सवाल समझ गए सब, एनर्जी दे दी है मुझे, फ्रीक्वेंसी भी दे रहा है, मुझे पूछा है फाइंड द नंबर ऑफ फोटॉन्स। तो मैं बोलता भाई ई की एनर्जी साधारण तौर पे एच नो होती है, बरोबर। बट क्योंकि आप नंबर ऑफ फोटॉन्स पूछ रहे हो, मतलब मैं समझ रहा हूँ कि एक से ज्यादा फोटॉन्स है, तो एम की जो वैल्यू आएगी दैट शुड बी ई अपॉन एच नो। ई की वैल्यू 6.62 और मेरे एच की वैल्यू 6.63 इंटू 10 रेज टू माइनस 34 इंटू फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है 10 रेज टू 12। मैं इसे अप्रोक्सीमेटली बंद कर दूँ, ठीक है, तो नीचे आ जाएगा मेरे पास 10 रेज टू माइनस 34 और 12। ज़रा ऐड कर देते हैं, क्या नीचे 10 रेज टू माइनस 22 आ गया। सो नंबर ऑफ फोटॉन्स की अगर मैं बात करूँ तो 10 रेज टू 22 फोटॉन्स हो गए, खत्म। पहला कॉन्सेप्ट तो मेरे को लगता है सभी का क्लियर हो गया है। एक और कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। आ जाओ, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन निकाल कर रखा था। हाँ भाई, मेरे पास ना एक फोटोन है, ठीक है। मेरे पास क्या है बच्चे, अ फोटोन, और इस फोटोन का जो वेवलेंथ था दैट वाज गिवन टू बी एज 1.24 इंटू 10 रेज टू माइनस 9 मीटर, जब उसकी एनर्जी की वैल्यू थी 1
किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। भाई 1 किलो, किलो का मतलब होता है 1000, इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल्स। ठीक है, मुझसे सवाल पूछा जा रहा है कि भैया जब मेरी फ्रीक्वेंसी, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट फोटोन। भाई मेगा का मतलब होता है 10⁻6। ठीक है, और इस समय जो फ्रीक्वेंसी आएगी वो पूछी लेंगे। मैं पहले वाले केस में ना सबको E1 लैम्डा 1 लिखता हूँ, और सेकेंड वाले केस में सबको मैं 2 लिखता हूँ। चलो ठीक है, अब ज़रा सॉल्व कर लेते हैं इस चीज़ को। लेट्स टेक अ पिंक पेन। ई का फॉर्मूला होता है एच सी बाय लैम्डा, या फिर एच नो, या फिर बच्चे एच नो कहाँ गया इरेजर। ठीक है, अब फर्स्ट वाले के केस में मैं लिख रहा हूँ 1 10⁻³ इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा 1। ये फर्स्ट वाले फोटोन के केस में। सेकेंड वाले फोटोन के केस में उसके एनर्जी को लिख रहा हूँ 10⁻6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इक्वल टू एच नू 2। अब नेक्स्ट स्टेप में मैं करूँगा बहुत एक सिंपल सा मैथ्स। ओ ये ना पेज पलटने के चक्कर में मेरा थोड़ा हिल जाता है। इक्वेशन 1 एंड 2 को डिवाइड, जैसे मैं इक्वेशन 1 एंड 2 को डिवाइड करता हूँ, ध्यान से देखना, सबके सब बड़े प्यार से देखेंगे, कोई रश नहीं है अपने को। 10⁻6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। मैथमेटिक्स ही तो सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चे। ऊपर एच सी है, नीचे लैम्डा 1 है, और यहाँ पे आ गया एच न्यू 2। भाई क्लियर है, एच एच तो कट गया, मेरा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 भी कट गया। ये 10⁻6 जो है ये ऊपर जाएगा तो 10⁻³ बन जाएगा ओवरऑल। ऊपर सी है, नीचे मेरे पास लैम्डा 1 है और एक म्यू 2 है। माई जॉब इज टू कैलकुलेट म्यू 2, तो मैंने नो 2 निकालने के लिए सी को रखा इधर, लैम्डा 1 को रख दिया इधर। यहाँ पे देखो ध्यान से बच्चे, ये वाला जो लैम्डा तो वो न्यू 2 इधर गया तो ये 10⁻³ नीचे आ जाएगी। तो यहाँ पे आई कैन एक्सपेक्ट और 10⁻⁻3। सी की वैल्यू 3 इंटू 10⁻8 डिवाइडेड बाई lambda 1. Lambda 1 is given to me as 1.24 into 10⁻⁻9, और यहाँ पे है मेरे पास 10⁻⁻3। सब देख पा रहे, अच्छा खासा वैल्यू आ गया अपने पास। नो 2 की वैल्यू कितनी आई, 3 इंटू 10⁻8 नीचे, ऊपर ऊपर ऊपर, नीचे क्या है 1.24 इंटू कि 10⁻⁻9 और 10⁻⁻3 मिलाएंगे बनाएंगे 10⁻⁻12। ये 10⁻⁻12 ऊपर जाएगा और बन जाएगा 10⁻+12। ठीक है, और 10⁻8 तो है ही मेरे पास, डिवाइडेड बाय 1.24। मुझे पर्सनली डेसिमल नहीं पसंद, तो ये दोनों डेसिमल को हटाने के लिए मैं 300/124 इंटू 10⁻20 लिख रहा हूँ। अब नेक्स्ट स्टेप सिंपल है भाई, लो और 4 से डिवाइड करो। 4 3 ज़ा 12, 4 1 ज़ा 4, 4 7 ज़ा 28, 75, 75 अपॉन 31, 75 अपॉन 31, ये जो वैल्यू है ये मुझे 1.24 इंटू 10⁻20 हर्ट्ज दे रही है। खत्म। ये 1.24 है, 2.4 गलत लग दिया है मैंने बच्चे यहाँ पे। 75 ना, 2.4 इंटू 10⁻20 हर्ट्ज। लो हो गया तुम्हारे फ्रीक्वेंसी पे यार। बेसिक फार्मूला सेटअप और कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है, बहुत प्यारा सा सम है, बेसिक फार्मूला सेटअप है, आराम से हो जाएगा। एक इजी वाला सम देख लो, और एक फटाफट से एक इजी वाला सम एग्जाम्पल देख लेना। ये सम कहता है कि भाई मेरे पास ना फोटॉन्स है, ठीक है, इन फोटॉन्स का जो वेवलेंथ है दैट इज 6.2 इंटू 10⁻⁻5 सेंटीमीटर। बोलते हैं एनर्जी निकाल के, तो मैंने बोला भाई ठीक है एनर्जी निकाल लेंगे, बट एनर्जी इसको नॉर्मल चाहिए नहीं, इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए। मैंने बोला बहुत अच्छी बात है, बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। देखो एनर्जी का फॉर्मूला होता है एच सी बाई लैम्डा, अगर मुझे जूल्स में चाहिए। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए तो मैं उसको ई से डिवाइड कर दूंगा। एच 6.63 इंटू 10⁻34, सी 3 इंटू 10⁻8, लैम्डा। भैया थोड़ा दिक्कत हो जाएगा लैम्डा डालने में, क्यों?
कि सेंटीमीटर में दिया है, मैं इसको सेंटीमीटर पे नहीं रख सकता, मैं नहीं रख सकता सेंटीमीटर पे, मुझे उसे कन्वर्ट करना पड़ता है उसके एसआई में। क्यों? पता नहीं, बचपन से गंदी आदत लगी, ये जो गंदी आदत लगी, ये जो आदत लगी है ना, मुझे तो बहुत काम आई, ठीक है? बचपन से मैं जैसे ही देखता एसआई, मैं उसको फट से सीजीएस में कन्वर्ट करते, सीजीएस दिख गया, कोई भी सेगमेंट दिख गया, मैं फट से एसआई में कन्वर्ट करूँ, वो आदत बन गई तो बन गई। ये देखो भाई, बड़े प्यार से यहाँ पे सेटल हो गया, ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻90। अब ज़रा मैं ढंग से देखूँ यहाँ पे। हाँ, हाँ, हाँ। पहले तो एक काम करते हैं, अपन ना फटाफट से ये सारे नंबर्स को एक तरफ ले लेते हैं और 10 के पावर्स को एक तरफ ले लेते हैं। जैसे अगर ये जेईई का पेपर होता, तो भाई क्या मज़ा आया होता ये सम को सॉल्व करने के लिए। एक तो ये 1 सेकंड के अंदर सॉल्व होने वाला सम है। ओ भाई! ये और ये तो ऐसे ही कट गया, है ना? अब देखो, जेईई का पेपर होता तो मैं इसको अप्रॉक्सिमेट कर चुका होता ऐसा, अभी तक तो, ठीक है? तो एनर्जी की वैल्यू 3.1.3/1.6 रफली 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ चुका होता मेरा आंसर, ठीक है? बट क्योंकि आप बोर्ड्स का पेपर दोगे अगर, तो बोर्ड्स के पेपर में यू विल हैव टू प्रैक्टिस अ लिटिल मोर, थोड़ा कैलकुलेशन एकदम प्रिसाइज़ करके ही सॉल्व करना, बात समझ गए? हैं? तो ये हो गया अपना बेसिक फोटॉन थ्योरी। फोटॉन थ्योरी में और ज़्यादा कुछ खास है नहीं करने के लिए, और करना भी नहीं चाहिए इतना, इतना बस हो गया, ठीक है? अब बात करते हैं हम लोग अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक क्या है? अगला टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रॉन एमिशन। क्या है इलेक्ट्रॉन एमिशन? क्या है उसकी कहानी? ज़रा ढंग से देखते और समझ के लेते हैं जो। भाई, कैसा होता है ना कि एक मेटल है मेरे पास, ठीक है? एक मेटेलिक सरफेस है, लिख लेते हैं इसे, एक मेटल है मेरे पास। हर मेटल में तुम सब जानते हो बहुत सारे ऐसे लूज़ इलेक्ट्रॉन्स पड़े होते हैं। इनका कुछ नहीं, कुछ कुछ गारंटी नहीं, ये बहुत सारे हमारे पास ऐसे लूज़ इलेक्ट्रॉन्स पड़े होंगे, ठीक है? तो आइडिया है सिंपल, वेरी सिंपल। अगर किसी तरीके से ये लूज़ इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी दे दी, तो देयर इज़ अ वेरी हाई चांस कि ये इलेक्ट्रॉन्स एटम को छोड़ के बाहर आ जाए। इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं हम इलेक्ट्रॉन एनर्जी। क्या है लॉजिक? लॉजिक इज़ वेरी सिंपल। ये कहता है कि भाई अगर हम उन लूज़ इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी दे दें, तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एटम को छोड़ के बाहर आ जाएँगे। बात समझे? कितने तरीकों से हो सकता है ये? सबसे पहला तरीका, इट इज़ कॉल्ड एज़ थर्मियोनिक एमिशन। हम जनरली थर्मियोनिक एमिशन करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। हम एक मेटल को 2000 2500 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर पे लेके जाते हैं। इतना ज़्यादा हीट करने के कारण, हीट के कारण हीट के कारण ओह माय गॉड! माय हिंदी और समथिंग इज़ रोइंग, ठीक है? इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो चुके हैं, इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं, और जब हीट के कारण इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं, मैं उसे कहता हूँ थर्मियोनिक एमिशन, सॉर्टेड। दूसरा वाला जो एमिशन है दैट इज़ बच्चे कॉल्ड एज़ फील्ड एमिशन। फील्ड एमिशन में क्या होता है ना बालक, फील्ड एमिशन में हम प्यारा-सा इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, हम इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को यूज़ करते हैं और इन इलेक्ट्रॉन्स को निकाल देते हैं। क्या यूज़ करते हैं बच्चे? हम इलेक्ट्रिक फील्ड, बच्चे इलेक्ट्रिक फील्ड से भी बहुत सारी एनर्जी जाती है, ठीक है? मैग्नेटिक फील्ड के अंदर भी बहुत एनर्जी होती है। हम इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रॉन्स को देते हैं और उसको निकाल देते हैं। अब ये एग्ज़ाम में नहीं आएगा, मैं बस बता रहा हूँ, ठीक है? इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के अलग-अलग तरीके। एंड लास्ट वाला, वैसे तो बहुत सारे अलग-अलग है, मैं बता रहा हूँ 3 ही बस। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। इसमें क्या होता है ना, हम फोटॉन्स ले आते हैं। हम क्या ले आते हैं बच्चे? फोटॉन। ध्यान से देखो, इधर 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 बस 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 बस। हम यहाँ पे फोटॉन्स ले आते हैं और इन्हीं फोटॉन्स को टकराते हैं इलेक्ट्रॉन्स के साथ, और ये इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ जाते हैं। दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड एज फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। इन फैक्ट द मेन थीम ऑफ टुडेज चैप्टर इज फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, ठीक है? चलो, अब देखते हैं सिंपल सादा सीधा सा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में? ठीक है, ये है हमारा टॉपिक फॉर टुडे। हम क्या करते हैं, हम एक फोटो सेंसिटिव मेटल सरफेस लेते हैं। क्या लेते हैं बच्चे? एक फोटो सेंसिटिव मेटल सरफेस। अब ये मोटो फोटो सेंसिटिव मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स कैसा निकलेंगे? हम ले जाएंगे बहुत सारे ऐसे फोटॉन्स। ये देखो, ये आ गया हमारा फोटॉन,
ये आ गया हमारा फोटॉन, ये आ गया हमारा फोटॉन, ये आ गया हमारा फोटॉन, ये आ गया हमारा फोटॉन, ये आ गया हमारा फोटॉन। तो जो फोटॉन होते हैं ना, इन सब की एनर्जी होती है एच न्यू, या फिर जिसे तुम लिख सकते हो एच सी बाय लैम्डा। ये एनर्जी, ये फोटॉन जो है ना बच्चे, हिट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को। क्या करते हैं बच्चे? हिट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को। और अगर ये इनके पास इतनी सफिशिएंट एनर्जी है कि वो आराम से इलेक्ट्रॉन्स ले जाएं, तो अंदर से इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा। नहीं समझे? अगर इनके पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी आ गई, तो क्या तुम्हें लगता है कि इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ सकता है? यस, बहुत आराम से, बहुत आराम से। ये जो प्यारे इलेक्ट्रॉन्स बैठे ना अंदर, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स को अगर एनर्जी मिल गई, तो ये बेवफा है, बेवफा है, ये छोड़ के चले जाएंगे तुमको। बात समझा? ओके, बहुत लोग को याद आ गई होगी। नो बट लेट्स राइट डेफिनेशन टू फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। इट इज बेसिकली द एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मेरे साथ इनफैक्ट नोट्स बना दो यार, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा बाद में। व्हेन लाइट ऑफ अ सूटेबल फ्रीक्वेंसी। अभी ये स्टेटमेंट है ना, दो और फॉर्मूले बन जाएंगे, ध्यान से देखना। व्हेन लाइट ऑफ अ सूटेबल फ्रीक्वेंसी इज इंसिडेंट ऑन अ फोटो सेंसिटिव मेटल। ठीक है, अब जरा सा सोचना भाई, एनर्जी एच न्यू है बरोबर। अगर एक सफिशिएंट एनर्जी मिली तो क्या ओनली देन विल द इलेक्ट्रॉन एस्केप फ्रॉम द एटम? यस ऑब्वियसली। इलेक्ट्रॉन ऐसे थोड़ी ना एस्केप कर जाएगा, इलेक्ट्रॉन को सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए। बट वो सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी के लिए क्या मुझे एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी भी चाहिए? ये वेरी मच यस। भाई ध्यान से सुनना, यहाँ से ये फोटॉन्स आया, फोटॉन्स ने यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट करा, इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ गया। बट अगर इसके पास ये सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी नहीं रही, तो क्या ये इलेक्ट्रॉन्स बाहर आएंगे? बिल्कुल नहीं, चांस ही नहीं बनता है। तो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी somehow is responsible on frequency also. Electron की energy somehow responsible on frequency as well. It's not just responsible on frequency, it also is responsible for the wavelength of electrons. Okay, सिर्फ फ्रीक्वेंसी नहीं भाई, फोटॉन्स के वेवलेंथ पे भी ये चीज डिपेंड करती है। ठीक है, चल अब यहीं से दो हो गया हमारे पास और फॉर्मूले तैयार। पहला फॉर्मूला नहीं, डेफिनेशन तैयार। पहला डेफिनेशन बोलता है थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं बच्चे? ये बात करते हैं हम लोग थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी में। ऐसे नो नॉट लिखता हूँ भाई। थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या चीज़ है? इट इज एट मिनिमम फ्रीक्वेंसी above which photoelectric effect takes place। इसके नीचे की फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं हो सकता, हो नहीं सकता। जरा समझो, जरा ध्यान से देखो। अब इसका मतलब क्या है, देखना ध्यान से। थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी, क्या आपको हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पता है? हाँ, क्या आपको हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पता है? नहीं पता तो देखो भाई, हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम लिखता हूँ जरा यहाँ पे, वेब की ओर। इलेक्ट्रोमैग्नेट सॉरी विजिबल स्पेक्ट्रम लिख रहा हूँ मैं फिलहाल। इसके बाद हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पे फोकस करेंगे। ठीक है, अगर मैं ज़रा वेब की ओर पे फोकस करूँ, तो आई नो कि भाई रेड कलर जो है ना, उसका वेवलेंथ होता है मैक्सिमम। वहीं पे वायलेट कलर का जो वेवलेंथ होता है बच्चे, दैट इज मिनिमम। बट ऑन द अदर साइड इसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होती है और इसकी फ्रीक्वेंसी जो होती है बच्चे वो मिनिमम होती है। वी कैन क्लियरली सी कि जो फ्रीक्वेंसी है ना, वो रेड से वायलेट की तरफ इंक्रीज हो रही है। सो अगर कल को कोई आके बोलता है कि भाई ग्रीन मेरा थ्रेशोल्ड है, इसका मतलब ये है कि ग्रीन से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, ब्लू से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, इंडिगो से होगा, वायलेट से होगा, पर येलो से, ऑरेंज से, रेड से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होने वाला है। यू रियली नीड टू अंडरस्टैंड दिस। बात समझे? अब वैसे ही अगर मैं बात करता हूँ, तो यहाँ पे विजिबल लिख रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा इंफ्रारेड रेज, यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा माइक्रोवेव्स, यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारे रेडियो वेव्स। ठीक है, इस पार आ जाता है तुम्हारा यूवी रेज, इस पार आ जाएगा तुम्हारा एक्स रेज, एंड यहाँ पे आ जाएगा आपका गैमा रेज। ऑल ऑफ अस नो वन थिंग फॉर वेरी क्लियर कि भाई यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है ना, वो सबसे ज़्यादा है गैमा का। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इज गैमा।
व्हाट इज़ गामा का क्या कहानी है बच्चे? इट इज़ गॉट द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। तो मैंने जब इसकी फ्रीक्वेंसी को मैक्सिमम करी, मैं समझता हूँ कि इसकी एनर्जी मैक्सिमम है। और वहीं पे रेडियो का फ्रीक्वेंसी सबसे मिनिमम होता है और उसकी एनर्जी भी सबसे मिनिमम होती है। सो अगर किसने बोल दिया कि भाई अल्ट्रा वायलेट रेस मेरा थ्रेशोल्ड है, इसका मतलब ये है कि अल्ट्रा से होगा, एक्स रेज से होगा और गामा से भी होगा। इन तीनों से आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। वहीं पे आपका विजिबल से नहीं होगा, इंफ्रारेड से नहीं होगा, माइक्रोवेव से नहीं होगा, रेडियो वेव से नहीं होगा। दैट इज द आइडिया अबव थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इट इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी अबव विच photoelectric effect does not occur and that is done। याद रहे, कभी भी भूलना नहीं है तुम्हें। पॉइंट नंबर 1। अब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जानने के बाद ना बच्चे अगला जो आ जाता है दैट इज थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। क्या आ जाता है बच्चे? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। अब जरा ना स्पीड ऑफ लाइट पे फोकस करेंगे हम, ध्यान से देखना। स्पीड ऑफ लाइट का फॉर्मूला होता है नो लैम्बडा, नो का वैल्यू सी बाय लैम्बडा। मतलब क्या तुम्हारा दिख रहा है क्या तुमको यहाँ पे एक चीज कि किसी भी प्रकार से देखो, क्या मेरा नो वेवलेंथ से इनवर्स प्रोपोर्शन में है। इनवर्स प्रोपोर्शन में ये चीज है। तो जिस तरीके से मैंने थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के लिए मिनिमम फ्रीक्वेंसी कहा था, मैं यहाँ पे लिख दूंगा मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी अबव विच फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डज नॉट अकर। गेम खत्म हो गई, कहानी समाप्त। डज नॉट अकर। क्लियर? दैट्स इट। दैट इज अबाउट थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब भाई चलते हैं हम हमारे एक्सपेरिमेंटल सेटअप पे कि जो एक्सपेरिमेंट था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का वो कैसा था। एक्सपेरिमेंटल सेटअप ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है। अब तो मैंने आपका मेरे को लगता है बेसिक सेटल कर दिया अबाउट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब सिर्फ मेजर स्टोरी पे आ रहे हैं, मसाले पे आने। ठीक है। यहाँ पे ना हमने एक डिस्चार्ज ट्यूब लिया। लेट मी ट्राई एंड ड्रॉ डिस्चार्ज ट्यूब। मेरी हैंडराइटिंग सॉरी ड्राइंग बहुत गंदी। हैंडराइटिंग एक्चुअली बहुत सुंदर है, बट दिस इज अ न्यू टैबलेट सो इट्स टेकिंग अ लिटिल टाइम टू एडजस्ट। बहुत सुंदर, क्या खुद के फ्लेक्स नहीं करना चाहिए, तो सुंदर है। ठीक है। एरिया इरेजर थोड़ा छोटा ले लेते हैं, थोड़ा 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 सा पेशेंस प्लीज। यहाँ पे डिस्चार्ज ट्यूब में ना यहाँ से अपन एक विंडो रखेंगे। क्यों विंडो रखा? ताकि लाइट आ जा सके। तुम्हारे घर पे विंडो क्यों है ना? लाइट के लिए तो है, लाइट आएगी, थोड़ी हवा आएगी, बरोबर, उसी लिए विंडो रखते हैं ना। सिमिलर कॉन्स्टेंट काम इसका भी यहाँ पे समझो। यहाँ पे ये डिस्चार्ज ट्यूब किस चीज़ का बना होता है? ये बना होता है हार्ड ग्लास का। किस चीज़ का बना होता है बच्चे? एक बहुत हार्ड ग्लास का। हार्ड ग्लास का मतलब क्या होता है? ये एक ऐसा मटेरियल यूज़ करते हैं जो जल्दी से टूटता नहीं है। इट इज़ इनर्ट टू एसिड्स, बेसिस, रिड्यूसिंग एजेंट्स, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। किसी के साथ भी रिएक्ट ये चीज़ करती नहीं है। यहाँ पे इफ यू लुक एट इट, यहाँ पे दिस इज व्हाट द सेटअप लुक्स लाइक। हमने कुछ तो वहाँ पे बिंदी बिंदी जैसा बनाया है। ठीक है। अब देखो क्या है इसका अर्थ बाद में समझाता हूँ मैं, चिंता नहीं करो, बस मेरे को पहले बना लेने दो। पीपल इन द कमेंट्स विल बी लाइक, अरे इतना क्या टाइम पास कर रहा है, तू ला सकता था ना पहले से ही ये फोटो, जबरदस्ती टाइम वेस्ट कर रहा है मेरा। देखो भाई, ये वाला जो है ना, इसको मैं लिख रहा हूँ ई। द आइडिया फॉर ई इज कॉल्ड एज एमीटर। मैं इसको लिखता हूँ सी। सी हियर स्टैंड्स फॉर कलेक्टर। Mostly, I am going to make sure that this electrode, this emitter thing here, basically acts like an emitter and also something that repels electrons. And what repels electrons? Obviously, a negative electron. तो मैं इस एमिटर को बना दूंगा बच्चे कैथोड। कैथोड ने एनोड बनाना पड़ेगा ना। मैं ऐसे बना दूंगा बच्चे एस एनोड। एनोड का काम क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करना। वहीं पे कैथोड कैथोड का काम होता है ना इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करना। cations are positive, so cathode is supposed to be negative. So if cathode is negative, it will repel. Yes, this here acts like a cathode. Emitter acts like a cathode. Oh, ब्लंडर होता है यार। एंड कलेक्टर एक्ट्स लाइक एन एनोड, क्योंकि वो पॉजिटिव होता है। लॉजिक देखो, मैं चाहता हूँ कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकले,
अभी इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे और अट्रैक्ट होने वाले किसकी तरफ, कलेक्टर की तरफ। कलेक्टर कलेक्ट करे ना, बेसिक लॉजिक, ठीक है। आइडिया बता दे तो क्या है, आइडिया इज़ वेरी 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 सिंपल। यहाँ से यहाँ से लाइट आएगी और ये लाइट में होंगे ऐसे फोटॉन्स, इनकी एनर्जी होगी रिस्पेक्टिव थ्रेशोल्ड से ज़्यादा। और जैसे ये थ्रेशोल्ड से ज़्यादा की लाइट इस ई पे गिरेगी, ई क्या है, इट्स अ फोटो सेंसिटिव मेटल प्लेट। व्हाट इज इट बच्चे, इट इज़ अ सिंपल फोटो सेंसिटिव मेटल प्लेट। इसके ऊपर जैसे ही ये लाइट गिरने वाली है, ये इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे और इन इलेक्ट्रॉन्स को एमिट होने के तुरंत बाद यहाँ पे जो कलेक्टर ड्रॉ किया है ना, उसे अट्रैक्ट करेगा। तो ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो उसकी तरफ अट्रैक्टेड होंगे और एक स्मूथ सा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा। दिस इलेक्ट्रिक करंट इज गोइंग टू बी अ वेरी स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा ज़्यादा नहीं है यहाँ पे, ठीक है। हम इसको ले जाते हैं एंड वी कनेक्टेड टू दिस डिवाइस। व्हाट इज दिस क्रॉस वाला थिंग दैट आई हैव ड्रॉन, दिस थिंग हियर इज कॉल्ड एज कम्यूटेटर की। भी कम्यूटेटर की का काम क्या है, थोड़े समय में बताता हूँ, ध्यान से देखना, ठीक है। मेरे को फट से रिप्लेस करते हैं यार ये लोग, लाइक शी डिड, हराम खोर थी साली, ठीक। यहाँ पे तुमने एक बैटरी ले लिया है, ठीक है। इस ये सोर्स के ऊपर एरो ड्रॉ करने का मतलब क्या है, इट इज़ वेरिएबल, आप इस वैल्यू को कॉन्स्टेंटली चेंज कर सकते हो। अब कम्यूटेटर का काम क्या था यहाँ पे देखो, अब जैसे मैंने यहाँ पे पॉजिटिव लिया तो ये पॉजिटिव के कारण बच्चे, ये पॉजिटिव के कारण एवरीथिंग हियर इज पॉजिटिव, यू कैन सी पॉजिटिव। यहाँ पे मैंने बच्चे इसको नेगेटिव लिया, तो विद द हेल्प ऑफ कम्यूटेटर एवरीथिंग इन दिस सेक्शन इज नेगेटिव, यू कैन सी दिस राइट। बट अगर मुझे चाहिए नहीं, इसे नेगेटिव नहीं, इसे पॉजिटिव बनाना है और इसे पॉजिटिव नहीं बल्कि इसे नेगेटिव बनाना है, तो मैं बस ये वाला जो हैंडल है इसको उठा के ऐसा कनेक्ट कर दूंगा और इस वाले को ऐसा कनेक्ट कर दूंगा। जैसे ये किया ना भाई, कनेक्शन शो हो क्या रहा है यहाँ पे देखो, यहाँ से आ रहे हैं फोटॉन्स, इस फोटो सेंसिटिव मेटल प्लेट को हिट कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स निकले, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट होंगे टुवर्ड्स द कलेक्टर और कलेक्टर स्टार्ट करेगा एक फोटो इलेक्ट्रिक करंट। क्या स्टार्ट करेगा बच्चे, फोटो इलेक्ट्रिक करंट। अब क्योंकि हम यहाँ तक समझ गए, थोड़ा सा आगे और समझते आ जाओ, फटाफट इसके कुछ पॉइंट्स को नोटिस कर लेंगे अपन यहाँ पे। सबसे पहला ऑब्जर्वेशन पे फोकस करो भाई, ऑब्जर्वेशन पे फोकस करो, तुम भी ऑब्जर्व करो, मैं भी करता हूँ और सब करते करते खत्म करते हैं सब कुछ सारा जंजाल। सबसे पहला, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट occurs only when your incident frequency is greater than threshold frequency। आप कितना भी स्ट्रॉन्ग लाइट ला दो, बट अगर वो थ्रेशोल्ड से कम है तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। पॉइंट नंबर 2 दैट यू शुड नो अबाउट, कि भाई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करने, ये हो गया पहला पॉइंट। इस पूरे प्रोसेस में ना कोई टाइम लैग नहीं होता, मतलब जैसा ही आपका फोटोन आके हिट करता है भाई फट फट इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, टाइम पास नहीं करता, नहीं नहीं यार आज नहीं आऊंगी कल आऊंगी, शी इज नॉट योर एक्स, रिमेंबर दैट। इसके अलावा थर्ड वाला पॉइंट, पॉइंट 1, पॉइंट 3 is also again something that is so not like my ex for sure. It's a one photon, one electron emission. And what is this bullshit about? एक फोटोन आएगा, एक इलेक्ट्रॉन को लेके जाएगा। अब यहाँ पे एक फोटोन 4 इलेक्ट्रॉन को नहीं लेके जा सकता, समथिंग दैट माई एक्स डिड। वैसे ऐसा नहीं कि एक फोटॉन आएगा 4 इलेक्ट्रॉन को ले पाएगा या फिर एक इलेक्ट्रॉन को लेने के लिए 4 फोटॉन्स की ज़रूरत पड़ेगी, बिल्कुल नहीं। यहाँ ये सिंपल सा गेम है, ये एक फोटॉन एक इलेक्ट्रॉन की कहानी है। किसकी कहानी है बच्चे, ये एक फोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन की, मेरी उसकी बिल्कुल नहीं, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं, पॉइंट नंबर 4 बोलता है कि इफ योर फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी देन यू विल रियलाइज समथिंग। भाई देखो, इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो होती है ना, लाइट की इंटेंसिटी, दैट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ फोटॉन्स, बरोबर। अगर मैंने इंटेंसिटी को इंक्रीज कर दिया तो मैं टेक्निकली फोटॉन्स के नंबर को इंक्रीज कर रहा हूं, बरोबर। अब मैंने यहाँ पे लिखा है कि एक फोटॉन एक इलेक्ट्रॉन को लेके जाएगा, विच क्लियरली मीन्स कि अगर मैंने नंबर ऑफ फोटॉन्स को इंक्रीज कर दिया तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, विच ऑल्सो मीन्स कि इंटेंसिटी is also now proportional to the number of emitted electrons। अरे हाँ या नहीं, इसका मतलब ये भी होता है that intensity is now directly proportional to
photo current. Intensity is now directly proportional to photo current. That is the major story. Please understand this. भाई ध्यान से देखना. सो अगर मैं इसके बेसिस पे एक ग्राफ बनाने चाहता हूँ, सो ये ग्राफ हियर, हैव अ लुक एट इट. यस. तो भाई यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ तुम्हारा करंट. करंट इंटेंसिटी कहीं पे भी ड्रॉ करो कुछ फर्क नहीं पड़ता है. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला ग्राफ है, इसमें कोई ड्रामा नहीं होता, ये बहुत प्यार से बन जाता है. ठीक है. ये intensity, let me just write it as IN, is directly proportional to current. Okay. ठीक है. ये 4 पॉइंट आप लिख के आ जाओगे अगर आपको प्यार प्यार से उन्होंने 2 मार्क के क्वेश्चन पूछा है तो खत है. पर अगर उनको ऐसे चुल मचे, उन्होंने बोला नहीं हमें तो और ज़्यादा सवाल चाहिए, मुझे तो तुमसे और चाहिए, ऐसा अगर उसने कहा, तो ऐसे केस में तुम क्या करोगे? देखो, लेटना ध्यान से. हम सीखने वाले समथिंग अबाउट पोटेंशियल, बट पोटेंशियल को समझने के लिए ज़रा ग्राफ पे इस डायग्राम पे फोकस करो. ध्यान से देखना. भाई अगर मैं इसकी तरफ देखूँ तो ये पॉजिटिव पोटेंशियल है, ये नेगेटिव पोटेंशियल है. ठीक है. इनके बीच में देयर इज सम पोटेंशियल डिफरेंस. मैंने इस वाली वैल्यू को कांस्टेंट रख दिया और मैंने इसकी वैल्यू को बढ़ाया, तो क्या लगता है इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज होगा? एग्जाम्पल देखते हैं. अगर इसकी वैल्यू 5 वोल्ट है और इसकी वैल्यू 50 वोल्ट्स है, मैंने इसको 50 वोल्ट को कुछ टच नहीं किया, मैं जैसा है वैसे रहने दिया, बट इस 50 वोल्ट को मैंने कर दिया 250 वोल्ट. ठीक है. क्या अब इनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस पहले था उससे ज़्यादा का वैल्यू है? द आंसर इज वेरी क्लियरली यस. मतलब ये क्लियर हो चुका है कि भाई अगर मैं देयर इज अ गुड चांस कि मैं पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ा सकता हूँ. कैसे? वेरिएबल पावर सप्लाई याद है? अब जब पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाऊंगा तो भाई ये वाला बहुत स्ट्रांग हो जाएगा. जब ये बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, ये बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा. जितने इलेक्ट्रॉन्स उधर जाएंगे उतना ज़्यादा करंट बनेगा. बात समझ रहे हो? जितने इलेक्ट्रॉन्स उधर जाएंगे उतना ज़्यादा करंट बनेगा. सो अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करने चाहता हूँ विथ वोल्टेज एंड करंट, करंट वर्सेस एक्सेलरेटिंग वोल्टेज. ठीक है. लेट मी ड्रॉ अ वेरी लिटिल ग्राफ हियर. मैं ऑब्जर्वेशंस ड्रॉ कर रहा हूँ, मैं कुछ ऐसा मैथमेटिकल कंक्लूजन्स नहीं ड्रॉ कर रहा. ऑब्जर्वेशंस ड्रॉ कर रहा हूँ, बस ध्यान से देखना. व्हाट आई ऑब्जर्व इज कि भाई जैसे ही मैं थोड़ा सा करंट, थोड़ा सा वोल्टेज रखता हूँ तो थोड़ा सा करंट आता है. ठीक है. यहाँ पे आ गया आपका करंट और यहाँ पे आपका वोल्टेज. ठीक है. जैसा मैं वोल्टेज बढ़ाता हूँ करंट बढ़ता है, वोल्टेज बढ़ाता हूँ करंट बढ़ता है, वोल्टेज बढ़ाता हूँ करंट बढ़ता है, फॉर. बट आफ्टर सर्टेन टाइम ना भाई वो कांस्टेंट होने लगता है. उसके ग्राफ में हमको ऐसा कांस्टेंसी दिखने मिलती है. एक पॉइंट तक करंट इंक्रीज होता है विथ वोल्टेज और उसके बाद वो कांस्टेंट हो जाता है. दिस कांस्टेंट करंट इज कॉल्ड एज सैचुरेशन करंट. क्या कहते हैं बच्चों में से? सैचुरेशन करंट. अब सैचुरेशन करंट का लॉजिक भी है, सिंपल सा लॉजिक है भाई. देखो, अगर एक मेटल की तरफ तुम सोचते हो तो एक मेटल के पास जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो तो कांस्टेंट है. अब वो कितना ही इलेक्ट्रॉन्स निकाल पाएगा, बरोबर? तो दैट इज कॉल्ड एज सैचुरेशन करंट. अब ये फ्रीक्वेंसी नो वन पे मैंने मान लो लाइट की इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी. बेस्ट पार्ट बताओ क्या है? जैसे मैंने लाइट की इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी, अचानक से व्हाट यू ऑब्जर्व इज कि भाई ये जो ग्राफ है स्टार्टिंग वाला तो सेम रहेगा, बट सैचुरेशन करंट अभी लो आएगा, बड़ा आएगा जैसे ही मैंने फ्रीक्वेंसी बढ़ाई. तो ये एक चीज़ है जो आपको याद रखना है. समझ आया? लोअर फ्रीक्वेंसी पे कम सैचुरेशन करंट, हायर फ्रीक्वेंसी पे हायर सैचुरेशन करंट. यस. करंट वर्सेस एक्सेलरेटिंग वोल्टेज. वन रिमेंबर दिस. सेकंड चीज जो मैं तुम्हें बोलूंगा याद रखो इज दिस पॉइंट नंबर 6. ओ, मैंने मेरा ही चेहरा छुपा दिया. इतना सुंदर चेहरा कहाँ लेके जाओगे? ठीक है. पॉइंट नंबर 6 इज करंट वर्सेस रिटार्डिंग पोटेंशियल. क्या है बच्चे ये? करंट वर्सेस रिटार्डिंग पोटेंशियल. भाई ये क्या बवाल है? आओ, यहाँ पे हम देखने वाले कुछ उल्टा गेम. यहाँ पे मैंने अब यूज करना है कम्यूटेटर की को. ये दिख रहा है कम्यूटेटर की? मैंने बोला था ना बाद में काम आएगा. तो कम्यूटेटर की को मैं ये वाले टर्मिनल को सीधा इससे कनेक्ट करना. मतलब देखो, ये पॉजिटिव 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 पॉजिटिव. अब ये एमिटर बन गया पॉजिटिव. इट इज नो मोर नेगेटिव नाउ. नाउ इट हैज बिकम
पॉजिटिव। बिल्कुल उसी तरीके से अगर आप देखते हो तो ये नेगेटिव है, नेगेटिव, 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 नेगेटिव। दिस वन हियर इज़ नाउ टर्न्ड इनटू नेगेटिव। व्हाट विल हैपन नाउ? भाई जैसे ये इलेक्ट्रॉन निकलने की कोशिश करेगा, ये पॉजिटिव इसको अपनी तरफ खींच लेगा। सोच के देखो, सिंपल है, बहुत ज़्यादा मिल्की मुश्किल लॉजिक नहीं है। बहुत बेसिक, बेसिक, बेसिक मैथ्स है। ये बोलता है कि भाई जैसे ही यहाँ से फोटोन निकला, ये इलेक्ट्रॉन तैयार हुआ इधर जाने के लिए। बट द प्रॉब्लम क्या है, ये पॉजिटिव हो गया, ये क्या हो गया बच्चे, पॉजिटिव। ये पॉजिटिव एमिटर इस इलेक्ट्रॉन को जाने देगा क्या, धीरे धीरे अपनी तरफ खींचेगा ना। तो अब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स निकलेगा, वापस अंदर चले जाएगा। मतलब तुम देख सकते हो कि करंट का जो क्वांटिटी है, करंट की जो वैल्यू है वो अब कम हो चुकी है। करंट की जो वैल्यू है वो बच्चे अब कम हो चुकी है। एंड वैसे ही ग्राफ भी है, ध्यान से देखना। इसका जो पॉजिटिव एक्सिस है ना बच्चे, वी का पॉजिटिव एक्सिस, दिस इज कॉल्ड एज एक्सेलरेटिंग वोल्टेज, जो हमने पिछले ग्राफ में देखा था। और जिसका नेगेटिव वोल्टेज साइड है, दैट इज कॉल्ड एज रिटार्डिंग वोल्टेज। तुम सिंपल सा सोचना कि भाई इसका जो एक्सेलरेटिंग वोल्टेज है वो कुछ ऐसा है, सैचुरेशन करंट आ जाता है हमको, ठीक है। उसको थोड़ा स्मूथ कर्व देते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेट कर्व आ गया, भाई ये आ गया तुम्हारा सैचुरेशन करंट। ये तो हमने अभी पढ़ लिया था, बरोबर बात। लेकिन व्हाट आई आल्सो ऑब्जर्व इज कि अगर मैं इसके करंट को, उसके वोल्टेज को अपोजिट कर दूं, तो धीरे धीरे करंट जो है वो कम होने लगता है। एंड इवेंचुअली ये एक पॉइंट पे आके पहुंच जाता है। इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है। इट इज अ पॉइंट एट विच the current, the photoelectric current is zero. There are no photoelectrons emitted henceforth. So अगर कोई बालक आके तुम्हें बोले कि सर मुझे ना स्टॉपिंग पोटेंशियल का डेफिनेशन दे दो, स्टॉपिंग पोटेंशियल का डेफिनेशन दे दो, तो मैं ऐसे कहता हूँ दैट इट इज द मिनिमम रिटार्डिंग पोटेंशियल। क्या बोला बच्चे इसको मैंने, इट इज द मिनिमम रिटार्डिंग पोटेंशियल at which no photoelectrons are emitted from the emitter. No photoelectrons are emitted from the emitter. Photo current at retarding potential becomes zero. becomes zero. ये ध्यान में रहना आपके, ठीक है भाई। स्टॉपिंग पोटेंशियल अगर किसी ने पूछ ले तो इतना तुम्हें याद होना चाहिए, इससे कम नहीं चलेगा। अब थोड़ा इसके बारे में थोड़ा और सोचते आ जाओ, स्टॉपिंग पोटेंशियल के बारे में। पॉइंट नंबर 7। अब मान लो कि मैंने ग्राफ फिर से लिया, ठीक है, ओके, ले लिया हमने ग्राफ। अब मैंने देखा कि भाई ये हो रहा है ना, ये पहले वाले केस में ये हो रहा है, नोटिस किया। हमने ये भी देखा कि भाई ये एक स्टॉपिंग पोटेंशियल बना रहा है, बरोबर, वी एस। ये हो रहा था एट सम फ्रीक्वेंसी नो वन। बट मैंने बोला काम करता ना, थोड़ी सी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी देता। ज़्यादा फ्रीक्वेंसी पे हमने ये नोटिस करा था न्यू टू। ओके, इसे खूब ज़्यादा ही एडजस्ट कर लिया इसने, कितने एडजस्टमेंट नहीं चाहिए था मुझे। हाँ हाँ, अब ये देखो ये आया था तुम्हारा न्यू टू। अब बाद में ये लगाओ और सोचो कि क्या इसके स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यूज में कुछ फर्क आएगा। इफ यू थिंक अबाउट इट, यू विल रियलाइज कि भाई देखो, नो वन जो था वो नो टू से छोटा था, तो उसकी एनर्जी कम रहेगी इलेक्ट्रॉन की। कम इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को रोकने के लिए ज़्यादा एफर्ट लगता भी नहीं है। बट अगर उसकी एनर्जी ज़्यादा है, हायर फ्रीक्वेंसी का मतलब एनर्जी ज़्यादा, हायर फ्रीक्वेंसी का मतलब एनर्जी ज़्यादा, एंड ज़्यादा एनर्जी को रोकने के लिए हमें भी पोटेंशियल की आवश्यकता पड़ेगी ज़्यादा। तो इसमें व्हाट यू ऑब्जर्व इज द ग्राफ विल लुक लाइक इट्स अ गो कर्व विथ अ हायर वैल्यू। आपका VS2 की वैल्यू जो है बच्चे वो ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू VS1। मतलब हायर फ्रीक्वेंसी, हायर स्टॉपिंग पोटेंशियल। सिंपल लॉजिक। देखो सिंपल, इसको समझाने के लिए एक और एग्जांपल लेता हूँ। मान लो कि तुमको, ठीक है, तुम भाग रहे हो दौड़ पे, फिर
एक बंदा है, ठीक है, वो गाड़ी में जा रहा है और तुमको देख के चिढ़ा रहा है, ठीक है, और यहाँ पे मैं एक फरारी ले रहा हूँ और बेटर कार, ठीक है, टार्जन द वंडर कार भी ले सकता मैं, बट फरारी ले रहा हूँ, ठीक है। भाई तुम्हें रोकना बहुत आसान है, बुलाया तुम रुक गए, ठीक है। अगर मान लो मुझे इस गाड़ी को रोकना है, मैं हाथ से तो नहीं रोकूंगा, राइट, इतना समझ तो है मुझे। मैं भाई इसको डराऊंगा, गोली वोली दिखाऊंगा, बंदूक बंदूक दिखाऊंगा, बोला ठोक दूंगा साली रुक जा, तो रुक जाएगा ही। फरारी को रोकना है तो वो बुलेट प्रूफ होती है, तो मेरे को थोड़ा और मेहनत लगेगा। द सिंपल सिंपल स्टोरी हियर इज कि भाई अगर मुझे एक लेस फ्रीक्वेंसी यानी लेस एनर्जी को रोकना है तो मुझे भी एनर्जी कम लगानी पड़ेगी। अगर मुझे हायर एनर्जी को रोकना है तो मुझे भी एनर्जी ज़्यादा लगानी पड़ेगी, और मुझे अगर बहुत ज़्यादा एनर्जी को रोकना है तो मुझे भी एनर्जी बहुत ज़्यादा लगानी पड़ेगी। मॉरल ऑफ द कॉन्वर्जेशन इज़ वेरी सिंपल। मॉरल सेज कि भाई अगर आपकी लो फ्रीक्वेंसी है तो लो स्टॉपिंग पोटेंशियल, हायर फ्रीक्वेंसी तो हायर स्टॉपिंग पोटेंशियल। पॉइंट नंबर 8 and the last point when dealing with photoelectric effect, and that is कि भाई different metals different values of threshold frequencies, different metals different threshold frequencies, please understand this। यहाँ पे there is no other case, आप अलग मेटल लाओगे तो आपका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी अलग आएगा, बात समझे। तो अगर आप मान लो कभी ऐसे ग्राफ आपको मिलेगा सम्स वगैरह में, ऐसे ग्राफ बहुत यूज होता है कि भाई यहाँ पे मुझे एनर्जी या पोटेंशियल लिख के दे दिया, और यहाँ पे मान लो मुझे दिया गया है फ्रीक्वेंसी, ठीक है, और यहाँ पे मैंने ग्राफ ड्रॉ कर लिया कुछ ऐसा सा। तो मैं एक चीज़ आपको बता दूँ, जिस पॉइंट पे यहाँ पे ये हिट करेगी, दिस इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड इट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट मेटल्स। हर एक का जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होगा वो अलग होगा। प्लीज अंडरस्टैंड दिस, डिफरेंट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसीज फॉर डिफरेंट डिफरेंट मेटल्स, दैट गोज बियॉन्ड सेइंग, ठीक है। अब देखना ध्यान से, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपन अगले वाले टॉपिक पे। अगला वाला टॉपिक क्या है भाई हमारा? अगला हमारा टॉपिक है आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। आइंस्टाइन्स, देखो ये जो थ्योरी थी ना, ये 1887 में हेनरिक हर्ट्ज ने थ्योरी बनाई थी, बट इस चीज को पिक्चर में लाया आइंस्टाइन ने इन द ईयर 1905, एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग ही वाज अवॉर्डेड अ नोबेल प्राइज फॉर इट, ठीक है। इसने एक इक्वेशन बनाई। ये इक्वेशन कहता है कि जो भी एनर्जी फोटोन की आएगी वो जाएगी एक सेक्शन के पास जिसको हम लोग कहते हैं वर्क फंक्शन, ठीक है। ये वर्क फंक्शन कहते हैं हम एक चीज को, उसकी एनर्जी के दो टुकड़े हो गए। पहला टुकड़ा जो है बच्चे उसको कहेंगे वर्क फंक्शन। टेक्निकली ये वर्क फंक्शन क्या है पता है? ये एनर्जी है जिससे इलेक्ट्रॉन सिर्फ मेटल मेटल को छोड़ के बाहर आएगा, वो कुछ खास उखाड़ नहीं पाएगा, सिर्फ छोड़ के बाहर आएगा बस। एंड बाहर आने के बाद वो कहाँ जाएगा वो कौन डिसाइड करेगा? उसकी काइनेटिक एनर्जी डिसाइड करेगी। ये है आइंस्टाइन्स फेमस फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। अभी जो वर्क फंक्शन मैंने लिख दिया है ना, प्लीज अंडरस्टैंड बस। अच्छा, इसको कुछ बुक्स में ना डब्ल्यू से भी एक्सप्रेस करते हैं, एंड इट इज सिंपली एच नो नॉट या फिर एच सी बाई लैम्डा नॉट, खत्म। और कुछ नहीं होता है वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन बहुत इतना सही है, बेसिक सही है। फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन में बस इतना सही है, बेसिक सा है, बस लोग इसको बढ़ा चला के फेमस करके रखे। ध्यान से देखना, इसके अलग अलग फॉर्मेट्स। मैंने कहा ई इक्वल टू फाइव नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। ज़्यादातर केसेस में ये काइनेटिक एनर्जी ढूंढने कहता है। सो काइनेटिक एनर्जी अगर चाहिए तो आप ई को ले और उसको फाइव नॉट से सब्ट्रैक्ट कर दो। अब इससे बनने वाले फॉर्मेट्स ध्यान से देखना। सबसे पहला हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू एनर्जी। एनर्जी क्या है? एच नो, यस, इंसिडेंट एनर्जी ऑफ अ फोटोन, और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज एच नो नॉट। सो मेरा काइनेटिक एनर्जी का एक फॉर्मूला आ गया एच नो माइनस नो नॉट, खत्म। यहाँ का पहला फॉर्मूला मेरे को लगता है सभी बच्चों को बहुत अच्छे से समझा है। दूसरा फॉर्मूला जो इसी से बना दे लो, ठीक है। मैं क्या करूंगा ना, इस नो की जगह पे सी बाय लैम्डा नॉट लिख दूंगा, ठीक है। नो सेम है सी बाय लैम्डा ना, तो यहाँ पे आपका हाफ एम वी स्क्वायर हो गया एच सी वन बाय लैम्डा माइनस वन बाय लैम्डा नॉट। ये आ गया आपका दूसरा फॉर्मूला। अब प्लीज अंडरस्टैंड कि अगर आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कुछ भी एनर्जी लिखनी है तो आप उसको चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन से डिवाइड करेंगे, ठीक है।
अब यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट ये भी है कि एनर्जी जो है ना वो होती है चार्ज इनटू पोटेंशियल, बरोबर। सो अगर तुम्हें स्टॉपिंग पोटेंशियल दिया है तो ईवीएस, तो अब हम हर हाफ एम वी स्क्वायर की जगह पे अगर चाहे तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच नो माइनस नो नॉट, जो हमने यहाँ पे लिखा था, देखो ध्यान से, उसमें मैं उसको ई से डिवाइड कर सकता हूँ और यही काइनेटिक एनर्जी को मैं एक सेकेंड ना, लेट मी जस्ट राइट इट डाउन अच्छे से। काइनेटिक एनर्जी एच नो माइनस नो नॉट है। क्या मैं इसको अब इक्वेट कर सकता ईवीएस से? बिल्कुल हाँ। काइनेटिक एनर्जी एच सी 1/λ माइनस 1/λ नॉट है। क्या मैं इसे इक्वेट कर सकता ईवीएस से? अगेन जी हाँ, आप ये सारी वैल्यूज को यूज कर सकते हैं व्हाइल यू सॉल्विंग प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन दिस चैप्टर। ठीक है, ये ध्यान में रहे। बहुत बारी ना बच्चे ये स्टॉपिंग पोटेंशियल के इक्वेशंस भूल जाते हैं, तो मैं ध्यान में रखना है कि जो भी मैंने शेप में बनाया ये अच्छा तो बिल्कुल नहीं होना। और रुक जाओ, मेरे को शेप बनाने की कोशिश करना। यस, बस दैट इज योर आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। बहुत फालतू का हुपला होगा, बट लेट मी टेल यू, एग्जाम में वो मस्त आता है। सिर्फ इतना आता है एग्जाम में। बताओ 3 मार्क के लिए आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या है, जिसमें आपको ये लिखना है, ये लिखना है और ये सब ये एक्सप्रेशंस लिखने हैं। ठीक है, सिर्फ इतना आता है 3 मार्क के लिए। और साथ में बोलते कि एच क्या है, नू क्या है, नू नॉट क्या है, सी क्या है, वी एस क्या है, ये सब बता दो बस, और कुछ नहीं पूछते इसमें। ठीक है, आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, दैट वाज इट सिंपल। अब डिस्कस करेंगे हम समथिंग कॉल्ड एज फोटो सेल। भाई फोटो सेल क्या है? बहुत बेसिक सा टॉपिक। हम यहाँ पे ना ऐसा सी शेप में एक एमिटर लेते हैं, कलेक्टर लेते हैं, सॉरी, सी शेप में ऐसा कलेक्टर लेते हैं और एक पतला सा रॉड ले लेते हैं। ठीक है, द आइडिया इज वेरी सिंपल। द आइडिया इज वेरी सिंपल कि भाई इस पतले से रॉड पे वहां दूर से, लेट मी जस्ट मेटोफाई दिस, ये अच्छे से नहीं बना है भाई, एक मिटाने जाओ दूसरा नहीं चाहता है। वेरी मच लाइक माई लाइफ। नहीं, अच्छा नहीं बन रहा यार ये, तुम्हारे पर्सपेक्टिव पे नहीं आएगा ये, तुम्हारे पर्सपेक्टिव में लाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा एक सी शेप का एमिटर लिया है मैंने। ठीक है, इस पे होने क्या वाला है पता है? इस पे हम लाइट गिराएंगे विथ अ फोटो विथ एन एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड एनर्जी एंड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। वर्क फंक्शन से ज्यादा की एनर्जी की लाइट गिरेगी इस पे। सामने ना एक रॉड रहेगा सादा सा, ये रॉड का काम है कलेक्ट करना। ठीक है, देखो आइडिया, देखो आइडिया, देखो आइडिया, देखो भाई, फोटॉन्स गिरा, फोटॉन्स गिरा, फोटॉन्स गिरा, फोटॉन्स गिरा, इससे इलेक्ट्रॉन्स निकले। जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स निकले, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स इस कलेक्टर के पास आ गए। एक कलेक्टर ने क्या जनरेट किया? एक फोटो इलेक्ट्रिक करंट। क्या जनरेट किया इस करंट? इसने एक फोटो इलेक्ट्रिक करंट, बहुत छोटा सा करंट जनरेट करता है, ये माइक्रो एम्पियर्स में जनरेट करता है। ऐसे भी नहीं कि बहुत सारा जनरेट करने वाला है। हम इस चीज को ना ऐसा बल्ब में इनक्लोज करते हैं। हम इस पूरी चीज़ को ऐसे एक बल्ब के अंदर इनक्लोज करते हैं, जो पूरा का पूरा इवैक्यूएटर होता है। यानी इसके अंदर भरा हुआ है वैक्यूम। वैक्यूम भरा नहीं हो सकता, वैक्यूम तो खाली होता, पूरा खाली जगह अंदर, अंदर कुछ नहीं है मसाला। दैट्स इट, दैट इज योर फोटो सेल, दैट्स इट। बहुत करंट, बहुत 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 माइन्यूट सा करंट आता है, बहुत ज़्यादा करंट भी नहीं बनता है इसमें। क्लियर? दैट वाज फोटो सेल। एंड नाउ लेट्स कम टू द लास्ट टॉपिक, द डी ब्रोगलीज हाइपोथेसिस। बहुत क्वेश्चंस आते हैं इसके ऊपर, जेई में भी, नीट में भी, सीईटी में भी, बोर्ड्स पे भी। डी ब्रॉडली हाइपोथेसिस। देखो लाइट जो है ना बच्चे, हैज ऑलवेज बीन ए वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल कैरेक्टर। ठीक है, कभी लाइट पार्टिकल है, कभी लाइट वेव है, वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल कैरेक्टर। तो हम, डी ब्रॉडली ने बोला क्यों ना हम लाइट को पार्टिकल नेचर और वेव नेचर को मर्ज करते। बोले कि हर चीज के पास हर नेचर है। ठीक है, इन्होंने कहा नेचर loves symmetry. Every particle
particle has wave nature and vice versa। ये कहानी कह दी डी ब्रॉगली महोदय ने। ठीक है, अब जरा समझते हैं आप। इनके अनुसार ई एम सी स्क्वायर है, ई जो है वो एच सी बाय लैम्डा हमने भी पढ़ा है। मास इंटू वेलोसिटी इज इक्वल टू एच बाय लैम्डा हम भी पढ़ चुके हैं। मोमेंटम की वैल्यू एच बाय लैम्डा ये भी हमने पढ़ी है। ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें जो हम पढ़ेंगे यहाँ पे। चार्ज पार्टिकल की अगर मैं बात करता तो उनकी एनर्जी जो हाफ एम वी स्क्वायर होती है बच्चे, क्या मैं उसे ई टाइम्स पोटेंशियल लिख सकता हूँ? जिसे नहीं पता वो ध्यान में रखे। एनर्जी का फॉर्मूला होता है चार्ज इनटू पोटेंशियल। आप एनर्जी, वर्क सबके लिए चार्ज इनटू पोटेंशियल को यूज कर सकते हो, ध्यान में रहे। इसके अनुसार अगर मैंने ढंग से सोचा और मैंने इसको इस चीज़ को मास से डिवाइड कर दिया और एक मास से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये पी स्क्वायर अपॉन 2m बन गया विच इज़ इक्वल टू ई वी। सो ये पी स्क्वायर बन गया मेरा 2m EV और ये p यानी मोमेंटम बन गया मेरा अंडर 2m EV। ये हो गया फॉर एन इलेक्ट्रॉन। बट अगर मैंने सोचा कि जनरलाइज करते तो हमारा ओ एनर्जी क्यों लिखी है भाई मैंने, हमारा लैम्बडा आ जाएगा h बाई पी, जो हम जानते हैं कि h बाई मास इंटू वेलोसिटी है, वो कन्वर्ट हो सकता है h अपॉन अंडर रूट ऑफ 2m चार्ज इनटू पोटेंशियल। चार्ज की वैल्यू डिपेंड करेगी ना भाई, इलेक्ट्रॉन है प्रोटॉन है, तो क्यू की वैल्यू उस हिसाब से चेंज होते जाएगी। ठीक है, चलो अब देखते हैं आगे। ठीक है, चलो आगे लेते हैं इस स्लाइड को अपन, और ये रहा हमारा नेक्स्ट स्लाइड। यस भाई, ओके, मैंने अभी देखा लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई एम वी इज इक्वल टू लैम एच बाई P is equal to H upon under root of twice the mass into charge into potential, बरोबर। अब मैंने सोचा कि भाई मैं ये एक इलेक्ट्रॉन के लिए ले लूँ। इलेक्ट्रॉन का जो वेवलेंथ आएगा बच्चे, दैट शुड बी गिवन बाय H अपॉन अंडर रूट ऑफ ट्वाइस द मास इनटू इलेक्ट्रॉन का चार्ज इनटू पोटेंशियल बाय इलेक्ट्रॉन। अब अगर तुम ध्यान से सोचते हो, H की वैल्यू फिक्स्ड है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू भी फिक्स्ड है, E की वैल्यू भी फिक्स्ड है, सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता तो मुझे आ जाता है 12.27 डिवाइडेड बाय पोटेंशियल डिवाइडेड बाय रूट ऑफ पोटेंशियल इनटू एसओ। ठीक है, अब सोचो कल को कोई आता है और बोलता है भाई मैं कोई प्रोटॉन के लिए बता, तो कोई दिक्कत नहीं है। प्रोटॉन के लिए लैम्डा ऑफ प्रोटॉन विल बिकम h अपॉन अंडर रूट ऑफ ट्वाइस द मास ऑफ अ प्रोटॉन इनटू द चार्ज ऑफ अ प्रोटॉन व्हिच इज सेम एज E इनटू V। मतलब जिस चीज का, जिस चार्ज पार्टिकल का ढूंढना है ना, उसके डिटेल्स भर दो बस, और कोई दिक्कत नहीं है। अब ये होगी कहानी हमारे बेसिक, ठीक है। अब जरा आगे देखते हैं और यहाँ पे एक स्टोरी पढ़ते हैं। हमने पढ़ लिया डी ब्रोगलीज हाइपोथेसिस, राइट। डी ब्रोगली हाइपोथेसिस के बारे में क्या होना है कैसा होना देख लिया। एक एक्सपेरिमेंट हुआ था बाद में, उसे थी हाइपोथेसिस 7-8 साल में हुआ था, डाविसन जोमर एक्सपेरिमेंट। बहुत सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है, ध्यान से देखना। हुआ क्या था पता है, इलेक्ट्रॉन गन के थ्रू इलेक्ट्रॉन के बीम ऐसे निकाले और प्रोजेक्ट किए थे इन्होंने निकल क्रिस्टल पे। निकल के क्रिस्टल ले लिया था, ठीक है। और व्हाट वाज ऑब्जर्व्ड कि भाई देखो, अगर ये क्रिस्टल है तो इसके एटॉमिक प्लेन्स तो होंगे, बरोबर। ये एटॉमिक प्लेन्स एग्जिस्ट करते हैं। ये निकल क्रिस्टल, ये इलेक्ट्रॉन बीम जैसे इन क्रिस्टल्स को टकराया, ओके कलर चेंज कर दिया मैंने गलती से। ये इलेक्ट्रॉन बीम जैसे ही इन क्रिस्टल्स को टकराता है बच्चे, व्हाट यू ऑब्जर्व इज, टकराया ठीक है, और उसी के बाद ये भाई डाइफ्रैक्ट होता है। और इसको डिटेक्ट किया था ना सर्कुलर्स पे। भाई कॉन्सेप्ट का नाम सुनो ध्यान से, एक इलेक्ट्रॉन डाइफ्रैक्शन दिखा रहा है, एक पार्टिकल डाइफ्रैक्शन दिखा रहा है, जो वेव फिनोमेना है। मतलब यहीं पे समझ जाता है कि पार्टिकल का एक वेव नेचर होता है। यही था जो डी ब्रोगली ने भी बोला था कि हर पार्टिकल का एक वेव नेचर और हर वेव का एक पार्टिकल नेचर। अब जरा ध्यान से देखेंगे हम यहाँ पे। इट वाज ऑब्जर्व कि आई मैक्स यानी मैक्सिमम इंटेंसिटी वाज ऑब्जर्व्ड व्हेन द पोटेंशियल वाज 54 वोल्ट्स। दिस वाज द वैल्यू फॉर पोटेंशियल डिफरेंस, और ये हुआ था एट अ स्कैटरिंग एंगल ऑफ 50 डिग्रीज। ठीक है, अब क्योंकि डाइफ्रैक्शन हुआ है तो हमने
ब्राग्स डाइफ्रैक्शन फॉर्मूला पढ़ाया, दैट सेज 2d sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा बाई 2. d की वैल्यू, व्हाट इज d? d is 0.91 angstrom. This is the spacing between atomic lines of Mercury, between atomic planes of Mercury. ठीक है, अब जरा देखो भाई, मैंने यहाँ पे जैसे 0.91 एंगस्ट्रॉम लिख दिया साइड थीटा, थीटा की वैल्यू 65 है, एन की जगह पर और लैम्डा निकाल लिए, इसके लैम्डा की वैल्यू आ गई 1.67 एंगस्ट्रॉम. तो हमारे दिमाग में होगा कैसे थीटा 65 कैसे आया, तो ध्यान से सुनो. थीटा इस ग्लैंसिंग एंगल और स्कैटरिंग एंगल के साथ उसका रिलेशनशिप जो होता है वो ये होता है. जैसे मैंने 50 डिग्री इसमें डाल दिया, मेरा सोल्यूशन मिल गया मुझे 65 डिग्री. बस मैंने 65 डिग्री पुट किया, मेरी आंसर निकाला. ये डाविसन जेओमर एक्सपेरिमेंट के हिसाब से. पट 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 डी ब्रोगली थियरी के हिसाब से हमारे पास लैम्डा की वैल्यू 12.27 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ पोटेंशियल तो है ही. जैसे मैंने पोटेंशियल की जगह 54 वोल्ट्स डाला, भाई मुझे मिला एक नया जादू. मुझे ये वैल्यू आ गई 1.65 एंगस्ट्रॉम. तुम देख सकते हो ना कितना नजदीक है ये चीज. मैं 1.65 एंगस्ट्रॉम 1.767 एंगस्ट्रॉम के काफी ज्यादा नजदीक नहीं होगी. दिस समहाउ कंफर्म्ड डी ब्रोगली हाइपोथेसिस. मतलब अब जो आइडिया था ना कि डुअल नेचर यानी पार्टिकल एज वेल एज वेव नेचर ऑफ रेडिएशन यानी एनर्जी एज वेल एज पार्टिकल्स लाइक व्हाट इलेक्ट्रॉन्स वगैरह इज कंफर्म्ड. मतलब डी ब्रोगली हाइपोथेसिस सिर्फ डी ब्रोगली हाइपोथेसिस नहीं थी, अब वो कंफर्म हो चुकी थी. समझ आया? सो दैट वाज योर टॉपिक खत्म. अब यहाँ पे हमारा लेक्चर भी समाप्त होता है. एंड सुपर थैंक यू फॉर एवरीवन हु इज लिसनिंग थ्रू द एंटायर सेशन. 1 घंटा पूरा गया हमारा. बट अब क्या करना है आपने, आई एम अज्यूमिंग आपने नोट्स बनाए होंगे. नहीं बनाए कोई दिक्कत नहीं, अभी नोट्स बना लो. पॉइंट हुआ. सेकेंड, नोट्स तो बन गया, पर इसके बाद आप फोकस करोगे कि अभी एक बार रिविजन कर लो, और जैसे ही थ्योरी रिवाइज करके हो गया अगला वीडियो देख लो. अगला वाला वीडियो जो है दैट इज अ फॉर्मूला शीट. एक बार तुमने फॉर्मूला शीट बना लिया, उसके बाद वाले वीडियो पे हम करेंगे न्यूमेरिकल सॉल्व. बस ये कर लो, फटाफट ये चैप्टर को खत्म कर दो, पैक कर रही. ठीक है, बट दैट बीइंग सेड, चलो आज के लिए बाय बाय, मीट यू अगेन एंड पढ़ेंगे फॉर्मूला शीट. ठीक है, चल बाय बाय, हैव अ गुड डे.